इंटरव्यू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे टेलीविजन पे, रेडियो पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जब हमने कहा कि हमें कन्हैया कुमार जी मिल रहे हैं तो थोड़ा एंटी नेशनल टाइप इंटरव्यू होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तो हमने कहा देखो भाई, दो लोग ना, टू टॉकिंग हेड्स जो बात करते हैं ना लोग, वो नहीं करना है हमें, है ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला अपने सारे यूट्यूब बंधुओं को कि भाई आप बताओ क्या सवाल करना है कन्हैया कुमार को। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जनरली पॉलिटिशियंस के लिए इतने सवाल नहीं आते जितना मुझे आ गए हैं। जितना हो पाया है पेट्रियन, यूट्यूब, थोड़ा बहुत ट्विटर, उनका अक्यूमुलेशन करके हमने एक छोटा सा डिस्कशन राउंड रखा है। इसका एक पार्ट 2 भी होगा, रैपिड फायर। ठीक ठीक ठीक, वैसे तो काफी झेल ही रहे हैं रैपिड फायर हमारे कन्हैया जी, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है और लोगों का क्या सवाल है टू कन्हैया कुमार, हु इज नाउ ऑफ कोर्स स्टेपिंग इनटू द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफिशियली, नॉट फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स बट नाउ टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। लेकिन एक जो सवाल कन्हैया जी हमारे लिए आया और बहुत लोगों ने पूछा कि कन्हैया कुमार का ये जो लेफ्ट जाना है, you can look at me, that's okay, let the camera roll. लेफ्ट में जो जाना है, बहुत सारे देखिए बहुत सारे सवाल है। प्रणय कहते हैं सर, ask him why left ideology cannot find place in Indian politics on a large scale. Please ask him about practicality of left principles. Ask him why he calls Arvind Kejriwal's politics regressive and what account he thinks the left parties will give him a better platform. Ask him why so many people will attend communist organized meetings but very few will vote from them. Lakshman, Paresh Bangal, Kashyap Dikshit, Pranay, ये सवाल सबसे ज्यादा आया। ये कन्हैया कुमार का लेफ्ट ज्वाइन करने का क्या ख्याल है और क्यों? देखिए सर, मैंने इतिहास को पढ़ा है और इतिहास में हमने देखा है कि सत्ता के साथ जाना बहुत आसान होता है। ताकतवर लोगों के साथ लोग बहुत आसानी से चले जाते हैं, कमज़ोर के पक्ष में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है। और हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, वो लिखे हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ में विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। किसी स्थापित पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, नेताजी का जी हुजूरी कीजिए, उनका पिकदान उठाइए, उनका झोला उठाइए और नेता बन जाइए। ठीक है, ये बात पसंद नहीं है। और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, ये अंग्रेजी का बहुत मशहूर फ्रेज है, इफ़ एवरीथिंग इज नॉट राइट देन गो लेफ्ट। ओके, तो उसी लेफ्ट से ही बहुत लोगों ने ये भी सवाल पूछा है मोड ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि आपका ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल काफी रहा है प्रोटेस्ट का। अथर्व पुरानिक, फरहान शेख ये पूछ रहे हैं, इफ पॉसिबल आस्क हिम व्हाट इज द राइट वे टू शो डिसेंट विदाउट टर्निंग इनटू आर्मचेयर एक्टिविस्ट एंड व्हाई द यूथ ऑफ दिस कंट्री लीन्स मोस्टली राइट। सी, जब हम इस देश में मोड ऑफ प्रोटेस्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट की बात करते हैं, तो हमको हमेशा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार संविधान के आधार पे देश को चलाने की बात करते हैं। तो उसमें मोड ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है और हमारा संविधान जो है वो किसी भी तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं देता है। और इस संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण आपको दे देता हूँ, कमज़ोर लोग कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं। आपने कभी सुना है कि भेड़ों ने भेड़ियों के ऊपर हिंसा कर दी? हिंसा हमेशा भेड़िया करता है, ताकतवर लोग हिंसा करते हैं और कमजोर लोग जो हैं वो हिंसा के शिकार होते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी बोलेंगे इसमें नहीं, वो नक्सल है, कमजोर है लेकिन आक्रमण करता है। तो अगर वो कहते हैं कि वो आक्रमण करता है, वो आक्रमण कर सकता है, और ये सब होने के बावजूद जो है विवेक अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। अगर हम लोग हिंसक हैं और हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, तो फिर वो कैसे बोल पा रहे हैं? ये झूठ है। मैं बार बार कहता हूँ, इतिहास में ये देखा गया है कि जब भी कमज़ोर लोग इकट्ठा होकर के अपने हक की बात करने लगते हैं तो उस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना देने की कोशिश की जाती है, जानबूझ करके हिंसा भड़का करके उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। आप किसी भी आंदोलन में जाकर के देख लीजिए, मैं 16 दिसंबर के आंदोलन में था, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के भीतर, हमने देखा कि किस तरीके से शासन प्रशासन के लोग ही शादी वर्दी में भीड़ में घुस करके पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने का प्रयास कर रहे थे। और मैं उसका आई विटनेस हूँ, आज तक उसको भूल नहीं पाया। एक पुरानी सी पुलिस की गाड़ी जो है बिल्कुल प्रोटेस्टर्स के बीच में खड़ी कर दी गई, उनको प्रोवोक किया गया कि वो जो है उसको पलट करके जो है वो उसको जला दें। जब यही लोग जो कहते हैं, जिसको हम असामाजिक तत्व, अनसोशल एलिमेंट, वो उसको करने का प्रयास कर रहे थे, तो जो इस देश में जेन्युइनली इशूज को लेकर के कंसर्न रखते हैं, वो लोग सब खुद गाड़ी पे खड़े हो गए और बोले कि अगर इस गाड़ी को जलाएंगे तो साथ में मुझे भी जलाएंगे। फाइनली जब कोई वायलेंस नहीं हुआ और अंधेरा हो गया, तो आखिर पुलिस ने जो है, पुलिस बीच बीच में टीयर गैस चला रही थी, आखिर में पुलिस ने जो है वहाँ पे
पानी चलाया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, भयानक तरीके से जो है लाठीचार्ज किया गया। और आए दिन आपको घटना मिलेगा कि कहीं भी कोई प्रोटेस्टर्स शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले उसको वायलेंट बनाया जाता है जानबूझ करके, अपने लोगों को उसके भीतर भेज करके, सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा करते हैं, फिर पुलिसिया दमन से जो है उनके सवालों को कहीं से कहीं और पहुंचा देते हैं। ये आप निर्भया की जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस रजीम में हुआ था, ये किसी के और भी बीजेपी के रजीम में भी हम देख चुके हैं। तो फर्क क्या है कांग्रेस और बीजेपी में? आप अब लेफ्ट के प्रतिनिधि हैं, फर्क क्या है? देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हमको भारत के भीतर शासन और प्रशासन के चरित्र को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ हम लेफ्ट राइट और सेंटर करके नहीं समझ सकते हैं। भारत में हम लोग डेमोक्रेसी को एस्पायर करते हैं, आइडियली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन जो आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो अभी भी हम उसको लागू नहीं कर पाए। धीरे धीरे बेशक जो है उसको मजबूत करने के एफर्ट्स होते रहते हैं जी। तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो काम जिसको करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहा है। मतलब सत्ता जो है वो विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, जबकि विपक्ष का काम है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। तो ये दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर चलते रहते हैं और लोकतंत्र के भीतर ये चलते रहना चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में जब बैठे, अगर वो अपने चुनाव के घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं करे तो ये विपक्ष का काम है कि उसका विरोध करे। फिर जनता जो है वो डेमोक्रेटिकली डिसाइड करे कि गवर्नमेंट यदि परफॉर्मिंग नहीं है, तभी तो हर 5 साल में चुनाव होता है, तभी तो यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तो 5 साल में सरकार बदल दे। और जो भी सरकार परफॉर्मिंग नहीं रही है, चाहे वो लेफ्ट राइट या सेंटर हो, इतिहास में वो सब बदलते रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है, एज ए कॉमन सिटीजन, हमारा आइडियोलॉजी और हमारा लेफ्ट के साथ जुड़ा उसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। कॉमन सिटीजन की तरह सोच करके देखिए कि क्या इस देश के भीतर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इस देश के भीतर जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, या इस देश का जो कॉमन सिटीजन है, यदि उसके सवाल हल नहीं हो रहे हैं तो क्या उसको सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? आपके लिए भी दिक्कत यह है कि सवालों को ही लेफ्ट राइट सेंटर में, बिल्कुल सही बात है। आपके लिए भी यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपके ऊपर भी आएगा। प्रतीक श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, Biharis are known for their migration, be it Mumbai, Delhi, even my own Madhya Pradesh. He himself migrated to Delhi. Although I'm not against migration at all, does he have a plan to fix Bihar so that people can find good jobs there? ये सवाल आपके पास बहुत ज्यादा आएगा, क्या प्लान है? देखिए, प्लान मुझे कई बार लोगों ने पूछा है और मैंने इस पे जो है बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। भारत को जब हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब तक हम खेती को ठीक नहीं करेंगे, एग्रेरियन क्राइसिस जो देश के भीतर पैदा हुआ है उसको ठीक नहीं करेंगे, ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। और इस देश के भीतर जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे तो वो ग्लोबल मार्केट का जो कंपटीशन है उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जब बिहार स्पेसिफिक है, आज के समय में ह्यूमन को रिसोर्स कहा जाता है, और आज देखिए कि जब ह्यूमन रिसोर्स है तो बिहार के भीतर जो करोड़ों की आबादी है वो भी रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं होता है जब उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं हो तो वो बर्डन बन जाता है। तो आपका प्लान एग्रेरियन फोकस्ड होगा? हमारा ये है, मैं अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बार बार लोगों के बीच में बोलता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। और आप किसी को भी उठा करके पढ़ लीजिए, आप गांधी को ले लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, अम्बेडकर को ले लीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। और मेरा नेल्सन मंडेला के ऊपर पीएचडी है, हमने थीसिस जमा कर दी है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल विच यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। पीएचडी जमा कर दिया ना? हाँ। जेएनयू खत्म हो चुका है ना? नहीं तो बता दो ना लोगों को, भाई हो चुका है डिग्री, मैंने जेएनयू खत्म हो चुका है, अभी डिग्री मिलनी बाकी है पीएचडी की। ये भी अजीब बात है, मुझे तो अफसोस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पीएचडी में 11 बार फेल हो जी। अगर लोगों को पीएचडी करने का मौका मिलता या बेसिक एजुकेशन भी लोगों को होता तो शायद ये सवाल नहीं करते कि पीएचडी में जो है एग्जाम नहीं देना पड़ता है, थीसिस जमा। लेकिन कन्हैया ये आपको सवाल जवाब देना पड़ेगा। तो मैं एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको बता दूं जो मेरा प्लान है, वरना फिर एजुकेशन के बोलो कि हम कहते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है। जितनी हमारा एजुकेशन, हम नहीं कह रहे हैं कि हम इंजीनियर नहीं बने तो हमको इंजीनियर का जॉब, जितना हमारा एलिजिबिलिटी है वो हमको जॉब दीजिए। और तीसरा कि किसानों को उनके फसल का दाम दीजिए, जितना उनका लागत मूल्य है,
जितना कॉस्टिंग है उतना भी उनको रिटर्न उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। और एग्रेरियन क्राइसिस को हम इसके बिना रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। हम प्रोसेसिंग का काम करें, भंडारण का काम करें, संरक्षण का काम करें, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में दुनिया जो है इतना आगे बढ़ रही है, बिहार भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वैसे भी बिहार की लीची जो है जब दुनिया में मशहूर हो सकती है तो बिहार की दूसरी चीजें भी दुनिया में मशहूर हो सकती है। ठीक है। तो किसानों को उनके फसल का दाम मिले, मजदूरों को उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, ठीक है, तो सरकार कहती है, संविधान कहता है। लेकिन और इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हम सबका सिटीजन होने का एक राइट है। इसलिए हम कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम आवर कास्ट, कम्युनिटी, कलर, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी, हम सब इंडियन हैं, तो हमको इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दिस इज माय कॉमन। अब उसको तो खैर लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और सवाल का हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए। 900 days since कन्हैया, AK सिन्हा कहते हैं 900 days since Kanhaiya was arrested and still charge sheet has not been filed against him. Why doesn't he file a defamation suit against the BJP leaders who continue to speak against him as he is a Pakistani spy? लेकिन उसी में ही रत्नेश यमराज लिखते हैं, why does Kanhaiya support Afzal Guru? Why he says they oppose hanging of prisoners, but why did he only oppose Afzal Guru? He never stood up for anyone else's hanging. पूछते हैं शुभम। नहीं, देखिए सबसे Do you oppose capital punishment or were you opposing the hanging of Afzal Guru? ये दोनों बात जो है बिल्कुल अलग है। हम अफजल गुरु का ना कभी समर्थन किए हैं, ना अफजल गुरु का समर्थन करते हैं। जहाँ तक हैंगिंग का सवाल है, ये हैंगिंग को लेकर के क्वेश्चन जो है सिर्फ इंडिया में नहीं उठी, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों ने अपने यहाँ कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया। तो कैपिटल पनिशमेंट तो एक डिबेटेबल है, वो तो ठीक है। तो अफजल गुरु का पॉइंट आया कहाँ से फिर? ये कन्हैया अफजल गुरु को सपोर्ट करता है, दो है ना, एक तो है कि आज़ादी, एक तो वो है। ये क्रिएटेड है, और ये क्रिएटेड इसलिए है कि आप तो मीडिया हाउस हैं, आप जानते हैं, टीआरपी भी तो होना चाहिए। टीआरपी पे जो है धंधा चलता है जी। तो किसी को तो जो है बकरा बनाना पड़ेगा ना, किसी को तो पंचिंग बैग बनाना पड़ेगा ना। और सरकार की चापलूसी में कुछ जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस हैं वो आज खड़े नहीं हैं, वो लेट गए हैं उनके चरणों में जी। और वो जब लेट गए हैं तो उनको इनाम भी मिल रहा है जी। जो लोग ये क्रिएट किए, ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड था ये पूरा का पूरा, उनको इनाम भी मिला है। कोई एमपी बन गया है, कोई राज्यपाल बन गया है, कोई यूपीएससी का मेंबर बन गया है, तो इनाम भी मिल रहा है। तो फिर ठीक है, लुक इनटू द कैमरा एंड टेल देम यू नेवर सेड आई सपोर्ट अफजल गुरु। So you are saying, to clarify, you have never supported Afzal Guru? Never. You have never defended or questioned his death or by hanging? Not as an Afzal Guru, but maybe as a death penalty issue. That is quite different. That is different. And आपने कभी भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं बोला है, कभी भारत से आजादी का नारा नहीं लगाया। सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं। ठीक है, क्लैरिफाई कर दिए हैं फिर से। बेल्सन कोशी, हाय आकाश, what is the source of KK's funding? Prashant D'Souza, how will he use SMS, WhatsApp and social media for his campaigns? What sort of issues will he raise through this? Funding और use of social media, कैसे? आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमने आपको पैसा देके बुलाया है क्या? आप अपने आप लेके आ रहे हैं। हम जो बोलते हैं लोगों को पसंद आता है, ठीक है। और जब लोगों को पसंद आएगा तो ऑर्गेनिकली लोग जाकर के उसको देखेंगे। हमारा कोई जाकर के ट्विटर फॉलोवर देख ले, वो प्रधानमंत्री से जो है उसके फॉलोवर काफ़ी कम हैं, लेकिन उसके लाइक कई बार प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कुछ सोशल मीडिया कैंपेन के लिए खरीद करके ही किया जाए। आप जनता के सवाल को ईमानदारी से बोलेंगे तो लोग आपको रीच आउट करेंगे, आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे। इलेक्शन फंड्स तो चाहिए होंगे, लेकिन इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन हम अभी कहाँ लड़ रहे हैं? ना हमने जो है अपना जो है उम्मीदवारी तय किया है, ना हमारी पार्टी ने उम्मीदवारी तय की है, ना हमारे जो पॉसिबल एलाइज हैं उन्होंने भी 2019 यस नो नहीं 2019 अभी उसका प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। अभी तो हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। हमने एक कैंपेन चलाया है, संविधान बचाओ देश बचाओ, जिस कैंपेन के तहत हम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद के तहत हम उनसे जाते हैं, बात करते हैं, उनके सवाल कलेक्ट करते हैं और लोकली जो है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके, जहाँ जरूरत पड़ी प्रोटेस्ट करके। हम अभी उस काम में लगे हुए हैं। अभी इलेक्शन का प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है, तो फिर फंडिंग कहाँ से आएगा
आएगा, ये सवाल पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। हाँ, कई बार मुझे ये सवाल पूछा गया है कि जो है वो आईफोन यूज करता है। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, देख लो कैमरा प्लीज, क्लोजअप मैं रख लेता हूँ। क्लोजअप नहीं हो सकता यार मोबाइल से, एक बार रख लेता हूँ। अब मेरी गलती नहीं है कि लोग आईफोन का कॉपी कर लेते हैं, तो ये सवाल तो ओप्पो से पूछना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं ओप्पो यूज करता हूँ। रही बात हवाई जहाज से घूमने की, तो जिस प्रोग्राम में आप आए हैं तो आपको ऑर्गेनाइजर ने टिकट दिया है, आप अपने पैसे से तो नहीं आए, हम भी नहीं आए हैं, ठीक है, उन्होंने रुकवाया है, ठीक है, इसमें मेरी क्या गलती है? और रही बात कि अगर मेरे पास कहीं से फंडिंग आ रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है? ओल छील रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ईडी क्या कर रही है? ठीक है। विदेश से पैसा जब आता है तो उसके लिए एक बकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको FCRA कहते हैं। और उसी FCRA के नाम पे बहुत सारे NGO में जो मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उन NGOज को FCRA के नाम पर ही प्रताड़ित किया गया है। बिल्कुल, तीस्ता से तलवार का केस आप जानते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, तो बाकी लोगों को पकड़ रहे हैं मोदी जी उनका विरोध करने के चलते, और कन्हैया कुमार को छोड़ देंगे। लालू जी जेल में है और कन्हैया कुमार को छोड़ देंगे। देखिए, सच को कोई आँच नहीं होता है। बाकी इनको जितना डिफेम करना है कर लीजिए, लेकिन ये अगला सवाल वही था, डिफेम के बारे में था। अमित शुक्ला लिखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल डोंट फॉलो पॉलिटिक्स सो क्लोजली, दे जस्ट अज्यूम दैट यू, उमर एंड अदर आर बैड गाइज, ऑल थैंक्स टू डाइवर्ट एंड रूल पॉलिसीज ऑफ दोज इन पावर। द लिस्ट ऑफ दोज हु hate you without knowing you basically includes all my friends. How will you change this prejudice? अब देखो, एक इमेज तो बन गया है ना, एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसको कैसे बीट करोगे? मेरी एक एक बात जो है ना धीरे धीरे सही होती जा रही है। एक बार ऐसा ही हमने ट्विटर पे लिखा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, चौकीदार ही चोर है, और आज जो है उसकी सच्चाई सामने आ गई। कहने का मतलब ये है कि हमको सच बोलना है, जनता किसी ना किसी दिन उस सच्चाई पे पहुंचेगी। लाइक अंग्रेजों के बारे में जब बहुत सारे लोगों ने लिखा, आप जो है पॉवर्टी इन इंडिया, एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है नेहरू का, दादा भाई नेहरू का, उसको पढ़ लीजिए। तो उसमें वो बताया कि अंग्रेज किस तरीके से भारत को लूट रहा है। उस वक्त लोगों ने नहीं समझा। नेहरू के बाद जो है गांधी आए, गांधी के बाद जो है भगत सिंह आए, तमाम तरीके के लोगों ने आया, और अंततः ये सही साबित हुआ कि अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, हमको सभ्य बनाने के लिए नहीं आए हैं। दे आर नॉट हियर टू सिविलाइज अस, दे आर हियर टू लूट अस। ठीक है, तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है, और ज्यों समझ में आती है त्यों उनका नापसंद जो है वो पसंद में बदलना शुरू हो जाता है। सुमन दास is asking a very valid question. Does Kanhaiya Kumar see himself as a future anti-national PM of India? But his serious question is that your connect is more with the heartland India. अभी जो उनको लगता है, how will he find a connect with us, the youth, the urban youth? मेरा एक्चुअली क्या है कि मैंने जब भी इस सवाल को उठाया है, मैंने कभी भी ये जो अर्बन, नॉन अर्बन, सेमी अर्बन, इसमें जो है चीज़ों को डिफाइन, वो क्लासीफाई नहीं किया है, उसको बांटा नहीं है। और चूँकि मैं अर्बन एरिया में रहा हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों के प्रॉब्लम को जानता हूँ, समझता हूँ। मसलन मैं भी तो इंजीनियर ही होना चाहता था ना, नहीं बन पाया। बनने से पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। मैंने भी UPSC की तैयारी की, तो मुझे पता है कि CSET आने के बाद जो है किस तरीके से जो नॉन इंग्लिश जो बैकग्राउंड के लोग थे उनको प्रॉब्लम हुआ। अर्बन यूथ जो हैं आज के समय में, उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि वो किस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उनके लिए एक बहुत ही बिगड़ चैलेंज बन गया है। वो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, उसके बाद जो है उनको लगता है कि कॉर्पोरेट में उनको जॉब मिल जाएगी, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और स्वाभाविक रूप से गांव का जो सवाल है उससे वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के समय में कम्युनिकेशन के इस ज़माने में जब हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का दौर है, तो गाँव का सवाल भी शहर पहुँच रहा है और शहर के एथिक्स भी गाँव पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बनता जा रहा है। और मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल जो है वो सिर्फ रूरल यूथ का सवाल नहीं है, वो अर्बन यूथ का भी सवाल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? और माइग्रेशन के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन जो है वो सिर्फ पटना से दिल्ली है, दिल्ली से भी माइग्रेशन बेंगलोर है। वो मैं आपको बताता हूँ कि पटना का स्टूडेंट पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, दिल्ली का स्टूडेंट बीटेक करने के लिए बेंगलोर जाएगा, ठीक है। तो आज माइग्रेशन जो है वो सिर्फ रूरल से अर्बन नहीं है, अर्बन टू अर्बन एरिया भी है। और वो इसलिए है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगातार घटती जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आज देश के भीतर बन गया है कि हम जो पुअर लोग हैं, और पुअर भी कंपेरेटिव भी होता है, जैसे आप गांव में देखेंगे तो जो पॉवर्टी है उसका ग्राफ डिफरेंट होगा और शहर में उसका ग्राफ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंपेरेटिवली हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देश के भीतर बढ़ रहा है।
और उस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को, उस गैप को यदि हम कम करना चाहते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो है हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ओके। और जॉब अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको बिग बिजनेस हाउसेस को जिस तरीके का प्रोटेक्शन और बेल आउट मिलता है सरकार की तरफ से, वो यदि छोटे छोटे स्टार्टअप पे खर्च किया जाए, इंटरप्रेन्योर्स को वो असिस्टेंस, ये तो है मोदी जी स्टार्टअप इंडिया। ये तो कहने की बात है, करने की बात मैं कह रहा हूँ। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक जो है पूंजीपति भाग जाता है, एक कॉर्पोरेट हाउस भाग जाता है, दिवालिया हो जाता है। आप सपोज कीजिए कि 9,000 रुपया यदि इस देश में जो IITian हैं उनके ऊपर दिया जाए और वो खेती में जाकर के स्टार्टअप शुरू करें, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और दुनिया में उस अपॉर्चुनिटी को वो कैच कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस देश के भीतर जो NPA हैं, अभी आपको मालूम होगा कि 10 लाख करोड़ NPA हो चुका है। अब आप बताइए कि ये 10 लाख करोड़ रुपया अगर इस देश के ट्रेंड स्किल्ड लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगेन ये एक स्कैम है। जब हम कहते हैं स्किल इंडिया, बेसिकली दिस प्रोग्राम इज टू किल इंडिया। व्हाई आई एम कॉलिंग इट किल इंडिया, कि इंजीनियर से ज़्यादा स्किल किसको होगा? देश में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो 1 लाख 1.5 लाख के बीच कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो यहाँ तो 4 लाख इंजीनियर हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है, उनको भी कोई स्टार्टअप का जो है प्लान नहीं है, उनको कोई असिस्टेंस नहीं है। और ये तरह तरह का जो आप योजना सुनते हैं ना, वो योजना जब बोल रहे होते हैं उसी में एक बहुत बड़ा घोटाला है। क्या घोटाला, मैं आपको बताता हूँ। सरकार 2019 तक के लिए है, योजना 2022 में पूरी हो रही है। डिजिटल इंडिया है, रातों रात चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं। आज जो है उन योजनाओं में वो गति क्यों नहीं है? तो ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट किया गया है 2019 से 2022, वो जनता को एक बार झांसा देने के लिए एक और जो है जुमला जो है इस जनता के सामने रखा गया है। ठीक है, ईमानदारी से यदि काम किया जाए, कहते हैं ना कि सोया आदमी हो तो आप जगा सकते हैं, सोने का जो नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाएंगे? करेक्ट। ये सरकार सोने का नाटक कर रही है। अगर नीयत साफ होती तो अच्छी नीति बनती और उसका असर भी दिखने लगता। एक कैसा काम होता है ना जो सरकार गिना देती, जिसको उसने ग्राउंड पे किया हो। तो नीयत साफ रखनी पड़ती है, सोच साफ रखनी पड़ती है। कोई ऐसी समस्या दुनिया की नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। ओके, सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो कन्हैया जो कहते हैं, चाहे आप सवाल कितने भी कर लो और एलिगेशन कितने भी लगा लो, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी तो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल उनका चल रहा है, टाइम अभी उनका सही आया है। लेकिन अभी 1 सेकंड में हम फिर से वापस आएंगे 5 मिनट वाला एक क्विक रैपिड फायर राउंड लेके। दैट इज द पार्ट 2। जस्ट कीप वॉचिंग, विल बी राइट बैक।